गीतांजलि एक ऐसी होने वाली सास थी जो दहेज में बस बहू का रंग रूप चाहे, जो बस गीतांजलि की बहू बनने के लिए ही पैदा हुई हो। अब इन दोनों ही चीजों को गीतांजलि उसी बहू में ढूंढना चाहती थी। चलिए देखिए कहानी में क्या चल रहा है। सभी की तरह उसे भी अपने लड़के की शादी की चिंता सताया करती थी, क्योंकि अब उसका बेटा पूरे 30 साल का हो चुका था। लेकिन जैसा कि ये बात तो हम आपको बता ही चुके हैं कि गीतांजलि को भी अपने बेटे की शादी को लेकर कुछ शर्तें थी, जिनसे वो कतई समझौता नहीं करना चाहती थी। जैसा कि वो चाहती थी कि उसकी बहू चांद जैसी सफेद और गोरी आए, क्योंकि वो खुद बहुत काली थी। अब समझे क्यों गीतांजलि को ये गोरी कलैया वाली दुल्हन चाहिए थी? क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की आने वाली बहू के काले रंग के लिए उसको सुनना पड़े। वो सब जगह अपने बेटे के रिश्ते की बात छेड़ रही थी, लेकिन हर लड़की को उसके रूप के चलते वो रिजेक्ट कर दिया करती। और एक दिन उसकी पड़ोसन पूनम उससे मिलने के लिए आती है। अरे गीतांजलि, क्या हुआ? तेरे बेटे की बात कहीं पक्की नहीं हुई क्या? ऐसे ही चलता रहा तो तेरा बेटा कुंवारा ही रह जाएगा। तू तो अपने ही बेटे की दुश्मन बनती जा रही है, बेचारा। अरे शुभ शुभ बोल पूनम, तू दोस्त है या डायन? तू नहीं चाहती क्या मेरा बेटा भी अपना घर बसाए? मैं चाहती हूँ उसका घर एक आदर्श रिश्ते की तरह बसा रहे, मेरी तरह वो समाज में ताने ना सुने। अरे मैं तो चाहती हूँ तेरे बेटे की शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, लेकिन तू ही है मेरी बताई हुई लड़कियों को हर बार मना कर देती है। अब क्या उसके लिए हुस्न परी आएगी चलकर? अरे कहाँ से लाऊं मैं ऐसी बहू? अगर तू बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ डार्लिंग, तुमने इतने कड़वे बोल तो बोल ही दिए हैं, तो आगे भी बोल ही दो। मेरा एक भाई है जो पेरिस में रहता है, उसकी एक ही बेटी है एमिली। तू कहे तो मैं बात करूँ? अरे नहीं नहीं, हमसे ये एमिली इमली ये सब हजम नहीं होते हैं, हमको तो अपनी दाल भात अच्छी लगती है। तुझे लड़की खाने के लिए नहीं दे रही हूँ जो तुझे हजम नहीं होगी, शादी के लिए बोल रही हूँ। देख मेरे भाई की बेटी ना बहुत सुंदर है और दूध की तरह गोरी है। देख लड़की अच्छी है, करवा ले लड़के की शादी अपनी उससे, जिंदगी बन जाएगी तेरे लड़के की। ऐसी लड़की ना तुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। अभी भी समय है तेरे पास, मेरी बात मान ले। पूनम की बात सुनकर गीतांजलि की आंखों में एक अलग से चमक आती है, क्योंकि वो शुरू से ही एक बहुत ज्यादा गोरी सुंदर लड़की चाहती थी। जिसके बाद पूनम अपने भाई से शादी की बात करती है और एमिली को भी भारत बहुत ज्यादा पसंद होता है। जिसके बाद वो भारत आती है और इन सब के बाद रस्मों रिवाज के साथ विदेशी एमिली की शादी गीतांजलि के देसी बेटे आदित्य से हो जाती है। एमिली शादी करके ससुराल आती है और ये फ्रेंच दुल्हन एमिली घूंघट में होती है और चारों तरफ मेहमान होते हैं। मेरे को कितना पसीना आ रहा है यहाँ पर, कितनी ज्यादा गर्मी है। हमारे अमेरिका में तो बहुत ज्यादा ठंड होती है और कितने मच्छर है यहाँ, वहाँ तो ये होते भी नहीं है। ओह जीसस, मैं कहाँ फंस गई। गीतांजलि उसकी बातें सुनकर उसे जवाब देती है। अरे बहुरिया, बरसात गर्मी सर्दी सब सहना है अब तुझे, और यहीं रहना है। अपने कमरे में जाके आराम कर ले, मैं नहीं चाहती कि तू बीमार पड़े। आदित्य भी कुछ देर में वहाँ आ ही जाएगा, फिर थोड़ा मूड भी ठीक हो जाएगा। सबकी बातें सुनकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर पूरा कमरा अच्छे से सजा हुआ था। एमिली वहाँ जाकर अपना घाघरा खोलकर रख देती है, जिसके नीचे उसने छोटे से शॉर्ट्स पहने हुए होते हैं। उसके बाद वो अपनी चुन्नी भी हटा देती है और कमाल के एक डिओ टॉप में आ जाती है। उसने इधर चेंज किया और उधर आदित्य देसी दूल्हा बना हुआ दाखिल हुआ, और वो क्या देखता है? बेबी, ये क्या है? क्या ये? हाँ, मैं तो सोच रहा था सुहाग रात है, घूंघट उठाऊंगा, लेकिन घूंघट तो छोड़ो, यहाँ तो लहंगा भी नहीं है। क्या है ये सब? मेरे को बहुत गर्मी लग रहा था, इसलिए मैंने लहंगा उतार दिया। अब तुम जल्दी से एसी चालू कर दो, इस गर्मी में तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। इट्स सो हॉट। तब तो मैडम जी आपका कल्याण होना ही होना है। मेरा मतलब ये है कि गर्मी हमारे यहाँ ना कुछ ज्यादा पड़ती है। और बात रही एसी चालू करने की, मेरे हालात है ना ऐसे कि मैं एसी चालू नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे घर में एसी है ही नहीं। एक कूलर है, लेकिन वो माँ के कमरे में, तो माँ सोती है उसमें, तो वो मैं ला नहीं सकता। तो आपको तो बिना एसी और बिना किसी सुविधा के सोना होगा। ये सुनकर हो गया उसका दिमाग खराब, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बुरा था। उसके ठंडे वातावरण में रहने की जो आदत थी, ऐसे में वो भला गर्मी में कैसे एडजस्ट कर पाएगी? उसके माथे से पसीना बहने लगता है। एमिली का चेहरा भी अब गर्मी के चलते लाल पड़ चुका था।
आदित्य को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो एक हाथ से पंखा निकालकर एमिली को पंखा करने लगता है और एमिली किसी तरह से सो जाती है। अब देखिए अगली सुबह। बहू, अब कुछ बढ़िया सा खाना सबके लिए बना दे। सब लोग तेरी पहली रसोई का खाना खाना चाहते हैं, फिर वो ढेर सारे नेक भी देंगे। आज खिला अपने हाथों का कुछ अच्छा सा। मॉम जी, मुझे खाना बनाने को नहीं आता है, मैं सिर्फ बेक करना जानती हूँ। और इसको तो ओवन की नीड है, बट बैड लक। और इस किचन में आकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ही यहाँ तंदूर बन जाएगा। बहुरिया, खाना तो तुझे बनाना ही पड़ेगा और ये एक रस्म होती है। अब चाहे तू फ्रेंच बना या कद्दू। और YouTube से देखकर चाय और पुलाव बना देती है, पर गर्मी की वजह से उसके फेस पर रैशेस होने लगते हैं और गर्मी में इतना हाल बेहाल हो जाता है कि चक्कर ही आने लगते हैं। और जिसके बाद वो वाकई में चक्कर खाकर रसोई में गिर जाती है। कुछ देर तक जब एमिली बाहर नहीं आती और ना ही किचन से कोई आवाज आती तो गीतांजलि को चिंता होती है। वो रसोई में जाती है और देखती है कि एमिली तो वहाँ पर बेहोश पड़ी है। वो उसके ऊपर पानी छिड़क कर उसे जगाती है। अरे बहुरिया, उठ जा। ये चेहरे पे कैसे 12 बजा लिए हैं? कुछ घंटों बाद तेरी मुंह दिखाई है। ऐसे में तो तू अपनी शकल इतनी बिगाड़ लेगी तो कैसे चलेगा? सबको दिखाना भी तो है कि मेरी बहू कितनी सुंदर है और मैं कैसी चांद सी बहू लेकर आई हूँ। ओह मॉम जी, मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है और मुझे तो वॉर मशीन जैसा मन भी हो रहा है। आई कांट हैंडल दिस। ये बोलकर एमिली रसोई से बाहर आ जाती है और गीतांजलि खुद सबके लिए नाश्ता दोबारा से बनाती है, क्योंकि बेचारी एमिली ने जो बनाया था वो सब कुछ तो जल चुका था। अब किसी तरह गीतांजलि अपनी इज्जत बचाने के लिए मुंह दिखाई की रस्म में उसको बचा लेती है। कुछ घंटे बाद गीतांजलि एमिली के कमरे में आती है। बहू, अब तैयार हो जा, तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। और अच्छे से तैयार होना, आज आसपास की पड़ोसने भी आने वाली है, तो उन्हें भी तो जल भुनकर राख होना है ना। इसलिए तो अच्छे से तैयार हो जा ताकि वो मेरी बहू को देखे और बिल्कुल जल जाए। गीतांजलि ये कहती है कि तभी उसकी नजर अपनी बहू एमिली के चेहरे पर जाती है, जिसके चेहरे पर गर्मी के चलते रैशेस हो गए थे और बड़े बड़े दाने भी। अब गीतांजलि को ही ऐसे ही अपनी बहू को सबके सामने ले जाना पड़ता और तरह तरह की लोग बातें बनाने लगते, क्योंकि गीतांजलि ने सभी को बताया हुआ था कि उसकी बहू तो बड़ी सुंदर और विदेशी है। हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? सोचा था कि सब औरतें मुझसे जलेंगी, लेकिन अब तो सब औरतें मुझ पे हंसेंगी। खैर गीतांजलि, अब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसों से क्या ही डरना। गीतांजलि सोचकर खामोश हो जाती है, जिसके बाद औरतें उसकी बहू की खिल्ली उड़ाती हैं और वहाँ से मजाक बनाकर चलती बनती हैं। अगले दिन गीतांजलि अपनी बहू के पास आती है। करवा के ही माने ना मेरी हंसाई, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तू खेतों में जाकर काम करे। पर मॉम जी, मेरे को तो खेतों में काम करना ही नहीं आता, तो फिर मैं खेतों में काम कैसे करूँगी? और ऊपर से वहाँ गर्मी भी बहुत है। प्लीज मुझे अंडरस्टैंड कीजिए। ये सब मुझे नहीं पता। चुपचाप खेतों में जाओ और अपने पति का हाथ बटाओ। कम से कम 4 लोग मेरी तारीफ तो करेंगे ना कि अंग्रेजन बहू भी गीतांजलि की तरह इतने अच्छे काम करती है और हिंदुस्तानी रस्मों को निभाती है। चल अब जा। गीतांजलि की डांट फटकार सुनने के बाद एमिली आगे खेतों की तरफ बढ़ती है। वहाँ उसका पति उससे कोई काम नहीं करवाता। बेचारा चटाई डालकर उसको वहीं पर बीच में बैठा देता है। अब क्योंकि धूप बहुत तेज थी और एमिली को भारत की इस धूप की गर्मी की आदत नहीं थी। थोड़ी देर बाद गर्मी के चलते एमिली को लू लग जाती है और सिर्फ वॉमिटिंग होने लगती है और नाक से भी गर्मी के चलते खून बहने लगता है। वो बेहोश होकर फिर से गिर पड़ती है और उसका पति आदित्य उसको घर पर लेकर आता है और उसकी हालत पर अपनी माँ से झगड़ता है और अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहता है, माँ, जब आप अपनी बहू को संभाल नहीं सकती तो मेरी शादी क्यों करवाई आपने? जब से शादी हुई है इसको देख रहा हूँ मैं, इसे गर्मी के कारण घर में नहीं रह जाता और आपने इसे खेतों में काम करने के लिए लगा दिया। ये क्या बात हुई माँ? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं आखिर तेरी बहू को क्यों मारना चाहूंगी? लेकिन तूने देखा मुंह दिखाई के टाइम कैसे मेरा मजाक उड़ाया सबने, क्योंकि उसके चेहरे पे दाने थे। वो पूरे गांव में सबसे बदसूरत लग रही थी। मैंने सोचा अगर वो खेतों में जाकर काम करेगी तो 4 औरतें मेरी तारीफ करेंगी। हाँ माँ, तारीफ तो आपकी होनी चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं ही आपकी तारीफ करता हूँ। वाह वाह माँ वाह, क्या काम किया आपने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे देखो क्या हालत बना दी आपने। हर सास को अपनी सीधी सादी बहू को परेशान करना आपसे सीखना चाहिए। कितनी खुदगर्ज हो माँ आप। लोगों को दिखाने के लिए, उनसे तारीफ सुनने के लिए आपने क्या हालत बना दी इसकी। माँ, आज के समय में जानवरों के लिए बिना लोग क्या कुछ नहीं करते ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो गर्मी में, और आप खुद की सगी बहू के साथ ऐसा कर सकती हो।
लेकिन बस अब आपका बहुत हो गया। मैं आपको एक बात साफ साफ कह देता हूँ, अगर आपने अपना बर्ताव बदला तो ठीक, वरना मैं इसको लेकर विदेश चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। और जब हम चले जाएंगे ना, तब बिना बच्चों के अकेले रहना आप, और फिर सबसे तारीफ सुनना। ये सुनकर गीतांजलि की आंखें भर आती हैं, क्योंकि आदित्य उसका इकलौता बेटा था और वो उसे बहुत चाहती थी। उसे एहसास होता है कि अगर एमिली उसकी बेटी होती तो क्या कोई उसके साथ ऐसा करता तो उसको कितना दुख होता। इसके बाद उसे बहुत ही मलाल होता है कि आखिर उसने ये क्या किया, और अब पश्चाताप के लिए वो एमिली की खूब सेवा करती है, उसका इलाज करवाती है। एमिली की जैसी आंखें खुलती हैं तो उसके कमरे में एसी लगा हुआ होता है, क्योंकि गीतांजलि को पता था कि एमिली को गर्मी की आदत नहीं है। वाओ, एसी, वो भी हमारे घर के अंदर। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ जो व्यवहार किया, अब तू आराम कर। मैं तुझे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगी। इन गर्मियों की वजह से मेरी विदेशी बहू बिल्कुल ही परेशान हो गई थी। तेरी इन गोरी कलाइयों में बस हरी हरी चूड़ियां ही अच्छी लगती हैं, खेतों का फावड़ा नहीं। गीतांजलि बोलकर एमिली को अपने गले से लगाती है, और वो समझ गई थी कि जब हम अपने घर में हीरा लाते हैं तो हमें इसे तराशना भी पड़ता है। जिसके बाद गीतांजलि अपनी बहू का खूब अच्छे से ध्यान रखती है, और दोनों सास बहू मिलकर अब घर का काम और आराम दोनों कर लेते हैं। और गीतांजलि भी अपनी बहू की बहुत देखरेख करती है। राहुल अपने माँ और भाई के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन राहुल का दोस्त वरुण उसके घर आता है और बोलता है, अरे ओ राहुल, चलेगा या नहीं? आज बहुत जरूरी काम है, किसी की कार खराब हो गई है। अगर तेरी हाँ है तो चल, वरना मैं जा रहा हूँ। अरे कैसे नहीं चलूंगा भाई, मेरे कब से इंतजार था मुझे इस दिन का। अब जाकर मौका हाथ लगा है, अब तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। पैसे कमाने का मौका मिला है। तभी राहुल की माँ मालिनी बोलती है, क्यों रे नालायक, कहाँ जाने की बातें हो रही है और ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई सरकारी नौकरी के लिए जा रहा हो। बता कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं माँ, बस दोस्तों के साथ मुझे कुछ काम था, उसी के सिलसिले में जा रहा था। जल्दी आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है जल्दी आने की, आराम से भी आएगा तो भी चलेगा। वैसे भी दिन भर मटर गश्ती करने के बाद देर से ही तो आता है। माँ, आप कम से कम मेरे दोस्त के सामने तो थोड़ी इज्जत मत उतारो मेरी। अच्छे से बात किया करो, जब देखो तब आप बुरा बर्ताव करती रहती हो मेरे साथ। ऐसा मत किया करो, मैं तो कहता हूँ बात ही मत किया करो मुझसे। मुझे मत सिखा, तेरा दोस्त और तू एक ही जैसे हैं, दोनों लफंगे। और दोनों क्या, तेरे जितने भी दोस्त हैं सारे लफंगे हैं। कुछ भी कर, मगर मेरी एक बात का ख्याल रखना, कभी किसी लड़की को मत छेड़ना। चाची, हम इतने भी गिरी हुई हरकत नहीं करते। माना कि हम लोग बेरोजगार हैं, लेकिन लड़की छेड़ना ये हमें शोभा नहीं देती। हाँ, अब हम लोग जा सकते हैं, अगर आपका ये भाषण देना खत्म हो गया हो तो। राहुल अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाता है तो वो रास्ते में वरुण से बोलता है, यार राहुल सुन ना, मैंने एक लड़की के साथ सेटिंग की है, मगर उसमें बहुत घमंड है। पता नहीं लड़कियों में इतना घमंड कहाँ से आता है। सच सच बता भाई, तूने सच में कोई लड़की पटाई भी है या फिर ऐसे ही बोले जा रहा है? हैं? मुझे तो शक होता है तुझ पे कि तुझसे कोई पटेगी भी। आखिर तू बोलना क्या चाहता है? मैं लड़की नहीं पटा सकता, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। अब देखना मैं कैसे लड़की पटाता हूँ, बस तू देखता जा। अरे भाई, तू तो गुस्सा करने लग गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, मुझे पता है तू दिखने में बहुत अच्छा है, तुझसे तो कोई भी लड़की पट जाएगी। नहीं, अब तो मैं एक लड़की पटा के ही रहूंगा, बस तू देखता जा। अगर तेरे में दम है तो तू लड़की पटा के दिखा। नहीं नहीं भाई, मैं ये सब नहीं करने वाला। मेरी माँ ने कहा है बदमाशी करियो बेटा, लेकिन कभी किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करियो, और ना ही किसी के साथ गलत बर्ताव करियो। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जिससे मेरी माँ को तकलीफ पहुँचे। अरे भाई, वो तो बस मैंने यूं ही बोल दिया था, तेरी माँ का मुंह बंद करवाने के लिए। जब भी देखती है कुछ ना कुछ ताना मारती रहती है। भाई वो माँ है, इसीलिए ताना देती है। चल अब तू जाकर ना कुछ भी कर, लेकिन हाँ, मुझसे उम्मीद मत लगाना कि मैं कोई लड़की पटाऊंगा। राहुल वहाँ से अपने दोस्त को छोड़कर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन राहुल की माँ मालिनी उससे बोलती है, क्या बात है राहुल, कुछ दिनों से तुझे एक लड़की रोज पूछने घर आती है, कोई बात है क्या? लड़की का चक्कर तेरा है या तेरे किसी दोस्त का है? लड़की? अबे लड़की कहाँ से आ गई? माँ, मैंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा माँ, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब कर सकता हूँ। मैंने किसी लड़की को नहीं पटाया है। क्यों बेटा, तुझे लड़की पसंद नहीं है क्या जो ऐसी बात कर रहा है? मुझे तो मेरा बेटा ठीक लगता है। बिल्कुल ठीक लगता है? क्या मतलब माँ? अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर से भी ठीक हूँ, बाहर से भी ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं मस्त हूँ यार, मुझ में कोई कमी नहीं है माँ। तो लड़की के नाम से ऐसे चौंक क्यों गया, जैसे पाप कर दिया हो मैंने लड़की का नाम लेकर तेरे सामने। माँ आप ही ने तो कहा था ना, बदमाशी करना बेटा, लेकिन कभी किसी लड़की को मत छेड़ना, तो बस मैं वही कर रहा हूँ जो आपने कहा है। दोनों माँ बेटे बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ वर्तिका नाम की लड़की आती है जो कि बेहद खूबसूरत थी। तभी वर्तिका राहुल से बोलती है, यही तो बात है जो मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगी। उस दिन जब तुम्हारा दोस्त लड़के पटाने की बात कर रहा था, तब तुमने उसको गलत बताकर वहाँ से चले गए। तब से मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। अरे मैडम जी, आप मुझसे मजाक कर रही हो क्या? अरे मैं गरीब हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ जो आप जैसी अमीर लड़की को पटाऊंगा। पटाने का? अरे पागल, मैं तो बिना पटाए बन गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अब बताओ, वैसे भी तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं आज तुम्हारे पास खड़ी हूँ। ओह माँ, देख रही हो आप ये कैसी कैसी बातें कह रही है। अरे अरे मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपकी इज्जत को खराब थोड़ी कर सकता हूँ। माँ मैं बता रहा हूँ माँ, ये पक्का किसी की चाल है माँ। पागल हो गया है शायद ये लड़का। चलो बेटा, घर के अंदर हम बात करते हैं, इसे सोचने दो, मैं बाद में समझाऊंगी इसे। हाँ माँ जी चलिए, अब इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। बिन पटाए गर्लफ्रेंड मिल गई तो उसकी कदर ही नहीं है इनको। मालिनी और वर्तिका दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और राहुल बाहर खड़ा होकर अपना सर खुजाने लगता है। कुछ देर बाद वो अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। तभी मालिनी वर्तिका से पूछती है, बेटा सच में क्या तुम मेरे नालायक बेटे से प्यार करती हो? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आखिर तुमको ये नालायक पसंद कैसे आ गया। माँ जी मैं मानती हूँ कि आपका बेटा नालायक है, लेकिन इसके दिल में लड़कियों के लिए बहुत इज्जत है। बस यही बात मुझे इनकी बहुत पसंद आई। अच्छी बात है, लेकिन तुम इतनी अमीर हो, दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो, आखिर तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हें तो कोई भी हीरो जैसा लड़का मिल जाता। मिल तो जाता, लेकिन मिला तो नहीं ना। वैसे भी दिखने में हीरो हो, उस इंसान का क्या करूँ? आपका राहुल किसी हीरो से कम है क्या? वर्तिका एक अमीर घर की लड़की थी। ऐसे ही एक दिन वर्तिका अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने गई हुई थी। तभी उनका कार खराब हो जाता है। उसी कार को बनाने राहुल और वरुण आया हुआ था। तभी वर्तिका ने उसकी और वरुण की सारी बातें सुन ली। राहुल की बात सुनकर वर्तिका राहुल को चाहने लगी थी। वर्तिका और मालिनी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी राहुल वरुण को लेकर घर आता है और बोलता है, देखो माँ, वरुण आया है, अब ये बताएगा मैं इस लड़की को जानता हूँ या नहीं। तो मैंने कब कहा कि तुम या तुम्हारा दोस्त मुझे जानते हो? मैंने कहा है मैं तुमसे प्यार करती हूँ बस। अरे वाह, क्या बात है राहुल, लड़की पटाकर गर्लफ्रेंड भी बना ली, लेकिन अपने जिगरी दोस्त को तू बताया तक नहीं। वाह भाई, क्या बात है, बहुत खूब। अबे भाई मेरी बात समझ, मैंने किसी को नहीं पटाया है, ये तो बिन पटाए आ गई। एक बात बता, आज तक मैं तुझे कभी छोड़ के अकेला कहीं गया हूँ क्या? बस करो तुम दोनों। और राहुल, तुझे जब बिना पटाए गर्लफ्रेंड मिल गई तो क्यों उसकी कदर नहीं कर रहा? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये कोई भूतनी वूतनी निकली तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मेरी किस्मत में इतनी सुंदर लड़की कैसे आ सकती है, वो भी बिना पटाए? कुछ हजम नहीं हो रहा मुझे। मत करो विश्वास, फिर जब मैं किसी और की हो जाऊंगी तो पछताते फिरोगे कि एक गर्लफ्रेंड मिली थी लेकिन हाथ से निकल गई अपनी गलती की वजह से। ये बात तो आप सही कह रही हो भाभी। भाभी? अबे पागल हो गया, क्या बोले जा रहा है भाई? किसकी भाभी, कौन सी भाभी? पागल हो गया क्या कुछ भी बोले जा रहा है तू? राहुल को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये इतनी अमीर और सुंदर लड़की उससे प्यार करती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और अब धीरे धीरे राहुल को भी भरोसा हो गया था कि वर्तिका भी सच में राहुल से प्यार करती है। ऐसे ही एक दिन राहुल वर्तिका से पूछता है, मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम बिना पटाए गर्लफ्रेंड बन कैसे गई मेरी। अच्छा मेरा छोड़ो, तुम मेरे प्यार में गिरी तो गिरी कैसे? मतलब पागल वागल हो क्या? गिरी नहीं हूँ मैं तुम्हारे प्यार में, मैंने सोच समझकर तुमसे प्यार किया है। वैसे भी तुम जैसे लड़के अब मिलते ही कहाँ हैं जो लड़कियों की इज्जत करते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी वर्तिका? देखो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला के नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बस यही बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है मुझे, जो सच लगता है ना। बस कभी किसी लड़की के बारे में गलत मत बोलना, ना ही गलत सोचना। दोनों ही ऐसे मिलते रहते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है, दोनों के परिवार की रजामंदी के साथ, और दोनों साथ साथ बहुत खुश रहते हैं। आखिर बिना पटाए बनी गर्लफ्रेंड ने राहुल का साथ बहुत बेहतरीन दिया।